नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश डीडवानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्यांश क्लासेज 360 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम नेट जेआरएफ सेट में इकाई 6 हिंदी उपन्यास पढ़ रहे हैं और उसमें हमने अभी तक देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, ये चारों उपन्यास हम देख चुके हैं और आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास देखेंगे। पहला प्रश्न तो यहाँ पे ये बनता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा है, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, जीवनी, तो यहाँ आपको उपन्यास सही करना है। इस उपन्यास के बारे में बात करें तो यह 1946 ईस्वी में प्रकाशित होता है और आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। यह प्रश्न बन सकता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली है आत्मकथात्मक शैली, जीवनी परक शैली, तो इस प्रकार से आपको आत्मकथात्मक शैली सही करना है। इस उपन्यास की अगर बात करें तो यह उपन्यास 7वीं सदी के राजा हर्षवर्धन के समय की घटना पर आधारित है। जो 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन हुए हैं, उन्हीं की समय में बाण भट्ट है, जो उस समय हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जो इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है। मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो हर्ष है, कुमार है, कृष्णवर्धन है, राज्याश्री, देवपुत्र मिलिंद, बाण भट्ट। और काल्पनिक पात्रों की बात करें तो निपुणिका, महामाया, भट्टिनी, अघोर भैरव, सुचरिता, ये काल्पनिक पात्र इस उपन्यास में लिए गए हैं और ये ऊपर वाले ऐतिहासिक पात्र हैं जिसमें हर्ष, कुमार, हर्षवर्धन, राज्यश्री, देवपुत्र मिलिंद, बाण भट्ट। तो इस प्रकार ये मुख्य पात्र है जिनको आपको ध्यान में रखना है। भट्टिनी है जो तूर मिलिंद की पुत्री है, जिसका अपहरण कर बेच दिया जाता है। ये जो निपुणिका है और भट्टिनी है, तो भट्टिनी का अपहरण कर बेच दिया जाता है और उस समय बाण भट्ट और निपुणिका इनकी मदद करके इनको छुड़वाते हैं। इस उपन्यास में हमें त्रिकोणीय प्रेम को चित्रित किया गया है। हमें त्रिकोणीय प्रेम देखने को मिलता है जिसमें वासना का लेश मात्र भी नहीं पाया जाता है। प्रेम तो दिखता है लेकिन वासना रहित प्रेम है। उपन्यास के विषय पर अगर हम दृष्टि डालें तो हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। जो 7वीं सदी में हर्षकालीन सभ्यता थी, हर्षवर्धन का समय था, उसका ये जीवंत दस्तावेज है। नारी के 3 रूपों का चित्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। प्रेम के उच्च कोटि का स्वरूप, प्रेम यहाँ उच्च कोटि का है, वासना उसमें लेश मात्र भी नहीं है, तो जिसमें निपुणिका, भट्टिनी और बाण भट्ट, इन तीनों के मध्य त्रिकोणीय प्रेम देखा गया है। बाण भट्ट के जीवन की सूत्रबद्ध कथा इसमें चलती है, एक के बाद एक कथा आती रहती है। उपन्यास के बारे में प्रमुख तथ्य अगर हम देखें तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इतिहास की घटना पर आधारित उपन्यास होता है, उसे ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है और यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है,
तो आपको बाण भट्ट की आत्मकथा पर टिक करना। इसमें ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी है। बाण भट्ट के आश्रयदाता श्री हर्षवर्धन का समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। ये बात ध्यान रखनी है। और आश्रयदाता, बाण भट्ट के आश्रयदाता कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इस उपन्यास में काल्पनिक पात्र भी ऐतिहासिक पात्रों के तुल्य लगते हैं। जो कल्पना के द्वारा जो पात्र लिए हैं वो भी ऐतिहासिक पात्रों जैसे लगते हैं। इस उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा का आधार हर्षचरित ग्रंथ है। जो हर्षचरित ग्रंथ है उसकी घटना के आधार पर इस उपन्यास को लिखा गया है। सारांश, अब हम इसका सारांश देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट के चरित्र पर लगे लांछन को दूर करने व नारी सम्मान की रक्षा हेतु उपन्यास की रचना की है। बाण भट्ट पर जो लांछन लगाए जाते हैं कि वो नारी के वश में रहता है या स्त्री के सम्मान की जब बात आती है तो इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नारी सम्मान की रक्षा हेतु इस उपन्यास की रचना की। बाण भट्ट की आत्मकथा का मूल केंद्र नारी सम्मान की रक्षा करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाण भट्ट की आत्मकथा का मूल केंद्र या मूल उद्देश्य क्या है? तो नारी सम्मान की रक्षा करना है। क्योंकि जब बाण भट्ट निपुणिका के साथ में मिलकर भट्टिनी को बचाता है और उसके साथ अकेले रहता है, फिर भी वह उसका सम्मान करता है, उसे एक आदर की दृष्टि से देखता है, उसे अकेली पाकर उसके साथ अन्याय नहीं होने देता या वह स्वयं अन्याय नहीं करता है और एक नारी के सम्मान में अपना आदर्श प्रस्तुत करता है। उस समय नारी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वह उसे भोग्या समझा जाता था। जब नारी की स्थिति इतनी दयनीय थी कि नारी को केवल भोग की वस्तु ही मान लिया जाता था। उस समय सम्राट तुवर मिलिंद की पुत्री भट्टिनी का अपहरण कर उसे बेच दिया जाता है। भोग की वस्तु मानते हुए उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसे बेच दिया जाता है। बाण भट्ट कृष्णवर्धन व निपुणिका के साथ मिलकर भट्टिनी को बचाता है। बाण भट्ट यहाँ पे हिम्मत दिखाते हुए दरबार में जाकर वहाँ से निपुणिका और कृष्णवर्धन के साथ में उसे बचाता है। बाण भट्ट के माध्यम से द्विवेदी जी कहते हैं, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? तो ये एक सवाल उठाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि जो नारी संसार की जन्मदात्री है, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? कब तक नारी का शोषण होता रहेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल बाण भट्ट के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उठाते हैं। इसमें अन्य पात्र महामाया भी आती है। महामाया स्त्री को प्रकृति मानती है जिसकी सार्थकता पुरुष को बांधने में है। पुरुष पूर्ण तभी है जब वह नारी को प्राप्त हो। यहाँ महामाया भी निपुणिका और बाण भट्ट और भट्टिनी की रक्षा करती है। महामाया कहती है, नारी में स्वयं को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की क्षमता है। वह स्वयं को नष्ट करके दूसरों को सुख देती है। इस उपन्यास में कई जगह नारी को महिमा मंडित किया गया है। नारी के सम्मान में ही लिखा गया है, तो नारी को महिमा मंडित करना स्वाभाविक है। बाण भट्ट भट्टिनी को निर्दोष मानता है, क्योंकि जब भट्टिनी का अपहरण हो जाता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो बाण भट्ट कहता है कि भट्टिनी निर्दोष है। वो कहता भी है कि श्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। जब भट्टिनी का अपहरण कर लिया जाता है
तब बाणभट्ट कहता है कि इसमें भट्टिनी का कोई दोष नहीं है। श्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती है। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में प्रेम व नारी दोनों को विशेष महत्व दिया है। ये महत्वपूर्ण बात है, प्रेम और नारी दोनों को द्विवेदी जी विशेष महत्व देते हैं। निपुणिका व भट्टिनी का प्रेम संयत, अनुशासित व उदात्त है। संयत है, अनुशासित है व उदात्त है। इसमें वासना लेश मात्र भी नहीं है, वासना की गंध बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। इस उपन्यास में द्विवेदी जी शिक्षा देते हैं कि सुधारों का कार्य व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। देश को सर्वोपरि मानते हुए अपने आप में और देश के लिए सुधार का कार्य करना चाहिए। नारी का सम्मान व उदात्त प्रेम की भावना रखनी चाहिए। नारी का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए व उनके प्रति उदात्त प्रेम की भावना रखनी चाहिए। नारी को केवल भोग की वस्तु नहीं बनाना चाहिए, उसे भी पूर्ण रूप से सम्मान मिलना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात को प्रमुखता से उठाते हैं। उस समय समाज 4 भागों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ये 4 भाग है वो विभक्त था। बाणभट्ट स्वयं ब्राह्मण था। वह कहता है, और ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, वह न भिखारी होता है न महासंधि विग्रहिक, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। उस समय ब्राह्मण को धर्म का व्यवस्थापक माना जाता था। इस बात से पता चलता है कि बाणभट्ट को एक ब्राह्मण होने के नाते अपना पूरा कर्तव्य पता था, अपने कर्तव्य का बोध था उसे। दूसरा वर्ग क्षत्रिय था। इस वर्ग में राजा आदि शक्तिशाली व्यक्ति आते थे। इसमें शक्ति मद था। कुमार व बाणभट्ट का वार्तालाप तथा हर्षवर्धन व बाणभट्ट के संभाषण से यह बात पुष्ट हो जाती है कि इस शक्ति का उनमें कितना मद होता है। जब इनमें टकराहट होती है वार्तालाप में तो हम इसमें देख सकते हैं। जब आप कभी इस उपन्यास को पढ़ोगे तब आपको ये बात आसानी से और समझ में आ जाएगी। इस उपन्यास की थोड़ी भाषा बहुत संस्कृत लिष्ट और क्लिष्ट भाषा है। संस्कृत निष्ठ भाषा और क्लिष्ट भाषा है जो आसानी से समझ में नहीं आती। मैंने भी इसे 2 बार पढ़ा तब जाके इसकी कथा वस्तु को मैं समझ पाया। सुचरिता व निपुणिका का रहन सहन भी कुलीन परिवार सा था। भट्टिनी कुलीन परिवार की थी, परंतु परिस्थिति के कारण उसे सादगी से जीवन गुजारना पड़ रहा था, क्योंकि उसका अपहरण हो जाता है और उसे दर दर भटकना पड़ रहा था। द्विवेदी जी ने तत्कालीन वातावरण प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। हला निपुणी के संबोधन हेतु करते हैं। इस उपन्यास के हर वर्ग के चरित्र से उस समय के व्यक्तियों के रहन सहन, वेशभूषा आदि का पता चलता है। उस समय का रहन सहन कैसा था, वेशभूषा कैसी थी आदि का इस उपन्यास को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। जैसे बाणभट्ट की वेशभूषा से उस समय के ब्राह्मण वर्ग की वेशभूषा का पता चलता है। उस दिन मैंने डट के स्नान किया, शुक्ल अंगराज धारण किया, शुक्ल पुष्पों की माला धारण की, आगुल्फ शुक्ल द्योत उत्तरीय धारण किया। तो इस प्रकार से जो ये ब्राह्मणों की उस समय वेशभूषा होती थी उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है द्विवेदी जी द्वारा। अब हम इसकी भाषा शिल्प पर ध्यान दें तो विशेषणों की प्रचुरता इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। घटनाओं का बिगड़ा हुआ क्रम, या घटनाएं क्रम से नहीं चलती है, बिगड़ा हुआ क्रम इसमें मिलता है। डायरी शैली में आत्मकथात्मक उपन्यास है। डायरी शैली में लिखा गया आत्मकथा है और ये उपन्यास है। चित्रात्मक भाषा
लंबे लंबे पदबंध, सामान्य पाठक की समझ से परे, ये देखिए। मैं कह रहा था ना, मैंने भी इस उपन्यास को 2 बार पढ़ा, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आया। तो सामान्य पाठक की समझ से परे है, भाषा थोड़ी संस्कृत निष्ठ अधिक है और सामान्य पाठकों की समझ से परे है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इसमें मिलता है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग है और संस्कृत निष्ठ भाषा इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास पढ़ा है और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। मैं ये निवेदन करता हूँ आपसे कि आप इसे पढ़ के 2-3 बार ज़रूर देखें और इसके नोट्स बनाकर 4-5 बार रिवीजन करें। आप निश्चित रूप से नेट JRF निकाल पाएंगे। धन्यवाद।